नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। आज देखिए टेस्ट होने वाला है आपका पॉलिटी का टेस्ट नंबर आपका 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके पहले हम लोग पॉलिटी का 3 टेस्ट देख लिए हैं, ज्योग्राफी का लगभग 8-10 टेस्ट देख लिए हैं। डीएलएड आपको सारा करा दिया गया है, फिर से डीएलएड को करवाया जाएगा। उसके अलावा आपको समान अध्ययन का 87 टेस्ट, उसमें डीएलएड का भी 30-40 टेस्ट आपको करवाया गया है। बहुत सारे क्लास आपको करवाया गया। अगर पीछे हमारा नहीं देखे हैं वीडियो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी का जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की काफ़ी संभावना है आपके एग्ज़ाम में। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो लोग अगर प्रधान शिक्षक का नोट्स चाहिए जिनको भी, और तो वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको नोट्स मिल जाएगा और हमारे ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए आपका नंबर है 7857824310। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और यही नंबर हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का भी नंबर है। और इसमें 351 का चार्ज लगेगा। अगर जो लोग पीडीएफ चाहिए तो 351 का इसी नंबर पर पे करके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो आप देखिए ये नंबर है आपका और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैरियर परिवार टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, कैरियर परिवार के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए आज का पहला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है। राज्यसभा के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, है ना। राज्यसभा के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है, तो राज्यसभा अगर अनुच्छेद एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा का वर्णन किस में किया गया है दोस्तों, तो लोकसभा 81 में किया गया है। और संसद का वर्णन किस में किया गया है, तो संसद का वर्णन 79 में किया गया है। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसद, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। राज्यसभा जो होता है इसको कहा जाता है उच्च सदन, आपको पता है। इसमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और बाकी जो 12 होते हैं वो आपको मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज़ आप सभी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर आखिर क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 312 जो है वो राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 312 में है कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 312। किसको, तो राज्यसभा को। ठीक है, याद रखना है। दूसरा सवाल है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। देखिए धन विधेयक जो है ना, इसको राज्यसभा रोक नहीं सकती है। रोक सकती है तो मात्र कितने दिनों के लिए दोस्तों, तो 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के बाद ये जो धन विधेयक है ये स्वतः मतलब कि पारित हो जाती है राज्यसभा से, है ना। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कितने दिन के बाद ये स्वतः पारित हो जाती है, तो 14 दिन के बाद। ठीक है, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती है, मात्र 14 दिन तक अधिकतम ये रोक सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 दिन। और यही 14 दिन है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस समय भी 14 दिन पहले ही उनको सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग था वो अनुच्छेद कितने में था, है ना। राष्ट्रपति का जो महाभियोग था वो अनुच्छेद कितने में था, बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए, राष्ट्रपति जो महोदय हैं ये राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। और ये जो 12 लोग जो होते हैं दोस्तों, ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, है ना, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 80 में क्या है? तो राज्यसभा से संबंधित, है ना, यानी कि राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में 2 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाए कि संसद में, एग्जाम में कभी घुमा देगा आपको, कह देगा कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो संसद में 14 लोगों को। क्योंकि संसद किससे मिलकर के बना है? संसद राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना हुआ है ना। तो किसी प्रकार से एग्जाम में पूछे तो आप लोग को फंसना नहीं है। अगला है कि राज्यसभा एक क्या है? तो ये तो काफ़ी आसान सवाल हो गया, है ना। कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है। और इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी इसको कहा जाता है ना। इसको उच्च सदन भी इसको कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं? तो निम्न सदन। अनुच्छेद भी भाई साहब आप याद रखिएगा कि राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, 81 में है लोकसभा और 79 में है आपको संसद। तीनों अनुच्छेद लगातार आप याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना? तो आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? यहाँ फिल्म अभिनेता की बात है ना। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक बार पूछ लेगा आपको अभिनेत्री, तो अभिनेता भी याद रखना है और अभिनेत्री भी याद रखना है। तो अभिनेता जो प्रथम थे उनका नाम था पृथ्वीराज कपूर, जो राज्यसभा के प्रथम सदस्य मनोनीत हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज कपूर। अगला सब जो सवाल है दोस्तों वो कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला, तो महिला पूछे तो वो हो जाएगा नरगिस दत्त। और ये जो सवाल है ना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, आपका प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस प्रकार का। अगला है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? यहाँ पर देखिए महिला की बात है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम महिला महासचिव कौन थी दोस्तों? तो BN रमा देवी, याद रखिएगा BN रमा देवी। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कल आप लोग को बताया था कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? बताइए तो, राज्यसभा का प्रथम सभापति का नाम क्या है? चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी। कल ही मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होता है ना, ये कभी भी भंग नहीं होता है ना। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जितने सदस्य होते हैं ना, उनमें 1/3 जो सदस्य है दोस्तों, प्रत्येक 2 साल पर क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या, प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य, यानी कि जिनका कार्यकाल पूर्ते जाता है तो इनमें से ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी 2 अप्रैल 1954। एक सवाल मैंने कल आप लोग को बताया था कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों, कल ही बताए थे आप लोग की जो स्थापना हुई थी वो 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1952 स्थापना हुई थी। कल आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होती है। तो प्रथम सेवानिवृत्त कब होगा? 2 साल बाद होगा कि नहीं? 2 साल बाद, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होंगे। और यही जो प्रथम सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1954। अगर 3 अप्रैल 1952 में 2 अप्रैल 1954
54 में 52 अगर हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 साल। तो यही 2 साल पर पहली बार क्या हुआ था, सेवानिवृत्त हुए थे राज्यसभा में। ठीक है, तो स्थापना अगर आपको याद था तो ये चीज़ आप निकाल सकते थे यहाँ से, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता। तो कल बताए थे आपको कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं ना, इसमें कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 माह का अंतराल है तो 2 सत्र होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। देखिए मूल संविधान की बात है, जब हमारा संविधान बना था, कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों, तो 500। कितनी निर्धारित की गई थी, 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 545 है। 545 में से दोस्तों 2 आपका मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि 543 जो लोग हैं ये आपको निर्वाचित होते हैं, है ना। लोकसभा का जो चुनाव होता है तो इसमें 543 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा का, ये चुन करके जाते हैं और 2 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है, 545 हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है आपको कि अगला जो सवाल है कि 31वें संवैधानिक संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। देखिए 31वां संविधान जो संशोधन हुआ था, इससे पहले लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, तो 525 थी। इससे पहले लोकसभा सीटों की संख्या 525 थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, तो 545 कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले कितने था, तो 525 था। अब है कि 2026 तक लोकसभा में जो सीट है वो नहीं बढ़ने वाला है, 2026 के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। ये याद रखिएगा, 31वें संविधान संशोधन में ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तरह तरह के वीडियो का आपकी तैयारी 100% होती रहेगी। और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार एसएससी की भी क्लास हम शुरू कर दें। ठीक है, जब हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे कुछ दिन में, है ना, संडे तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ले लें, और उसके बाद हम बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन मतलब कि शुरू करने का कोशिश करेंगे। और भी शिक्षक हम लाएंगे, मैथ का है, आपका साइंस का है, करेंट अफेयर का है, ठीक है, रीजनिंग का है, तो उन लोग सब एक पूरा टीम मिल करके आपकी दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी। तो इसीलिए आपके जो भी फैमिली में मेंबर हैं उनको भी इससे जोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि वो भी तैयारी में जुड़े रहें। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है। देखिए लोकसभा में कह रहा है दोस्तों, राज्य से कितने लोग निर्वाचित होकर के आते हैं। आपको पता है कि टोटल सीट कितना है, आपको पता है कि टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट है आपको 545। 545 नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 543 हम कहेंगे, है ना, क्योंकि 543 लोग ही यहाँ पर निर्वाचित होकर के आते हैं। 2 तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको हटा दीजिए। अभी 543 लोग क्या होंगे, तो निर्वाचित होंगे। 543 जो है दोस्तों, ये राज्य भी इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 28 इसमें राज्य भी हैं। तो सभी से मिला करके 543 लोग इसमें निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्य से कितने आएंगे, तो राज्य से 530 लोग आएंगे। कितने आएंगे, राज्य से 530 आएंगे। जबकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग आएंगे, तो 13 लोग आएंगे। अब यही 530 + 13 कितना हो जाता है, 543 हो जाता है। और 543 में 2 राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होगा, तब कितना बन जाता है, 545 बन जाता है ना। तो ये समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो एक एक पॉइंट को आप क्लियर रखिए, भूलने वाला चीज़ ही नहीं है ना। अगर देख लेते हैं हमारा वीडियो तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं। अगला जो सवाल है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो सबको पता है 2 लोग को। लोकसभा में कितने, तो 2। राज्यसभा में कितने, तो 12, है ना, दोनों याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में जो
आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस अनुच्छेद के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो अनुच्छेद है 331, है ना, 331 नंबर अनुच्छेद के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको जीबी मावलंकर भी कहा जाता है, शॉर्ट में याद रखिएगा, है ना, जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर ये थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और ये ऐसे अध्यक्ष थे जो दोस्तों जो अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए हैं? तो अनंत शयनम अयंगर, है ना, याद रखिएगा, अनंत शयनम अयंगर जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे आपका। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि लोकसभा में जो अभी सीट है ना, अभी लोकसभा में कितने सीट हैं? तो 543 सीट है। 543 पर निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। और ये जो चुनाव होता है ना, ये 1971 में निर्धारित किया गया था कि 543 सीट पर ही चुनाव होगा। और ये कब तक? तो 2026 तक इतना ही पर चुनाव होगा। 2026 के बाद फिर से विचार किया जाएगा और ये सीट फिर बढ़ सकता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, लोकसभा में कह रहा है एससी और एसटी के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र की व्यवस्था है? तो टोटल तो 543 सीट है, 543 में से 131 जो सीट है ये एससी और एसटी के लिए है आपका। ठीक है, तो ये निर्वाचित मतलब कि आरक्षित क्षेत्र है किसके लिए? तो आपका एससी और एसटी के लिए यहाँ पर निर्धारित व्यवस्था किया गया है। अगला है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ना, वो 1952 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखिए, लोकसभा में ना जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से भी लोग आते हैं चुन करके, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग चुन के आते हैं लोकसभा में? तभी आपको बताए थे 13 आते हैं, है ना, 13 लोग आते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष ही होता है ना, हम भी वोट देते हैं, आप भी वोट देते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, या उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कल भी बता चुके थे दोस्तों कि लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, है ना, लड़ाई नहीं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा के अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, है ना, कम से कम। अगर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। तो ये सभी आप याद रखना है। ठीक है, कि किसको बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। न्यूनतम उम्र आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा वाला आपका उत्तर प्रदेश ही है ना। क्षेत्रफल पूछे तो यूपी नहीं होगा, जनसंख्या में यूपी होगा, क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा आपका। ठीक है, जनसंख्या में यूपी है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे अधिक लोकसभा की सीटों की संख्या भी यही है, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या भी यही है, सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की संख्या भी यही है। कहाँ? तो लोकसभा में। और लोकसभा में अगर पूछ लिया जाए कि कितने सीट हैं उत्तर प्रदेश में भाई साहब, तो आप कमेंट करके खटाक से हमको जवाब दे दीजिए कि लोकसभा में कितने सीट हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। बहुत अच्छी, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, 80 हो जाएगा। राज्यसभा में कितना सीट है? अगर उत्तर प्रदेश अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में कितना सीट है, तो राज्यसभा में हो जाएगा 31,
और अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा में कितना सीट है उत्तर प्रदेश का, तो 403 सीट है विधानसभा में। बिहार में कितना है विधानसभा सीट, तो 243 नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या तो 16। ठीक है, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या तो 75। ये सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या था यहाँ पर, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ से आता है, तो उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है कि किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितने, तो 80, राज्यसभा से कितने, हाँ बताइए, राज्यसभा से कितने आते हैं, तो 31 आता है। नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ आपको नोट करते हुए भी चलना है, जो चीज़ आपको नहीं याद है। ठीक है, तो राज्यसभा से उत्तर प्रदेश में 31 आते हैं, और लोकसभा में कितने आते हैं, तो 80 आते हैं, और विधानसभा में कितने सीट हैं, तो 403 सीट हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है यहाँ पर सीटों की संख्या। नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न है। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप बिलीस करना चाह रहे हैं, BLIS है ना, बिलीस यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, बिलीस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिलीस की अभी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने वाली है बिहार में, और बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आएगी आपके पास। बहुत कम समय है, अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मात्र 15 अक्टूबर तक आपके पास समय है, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी अगर बिलीस करना चाह रहे हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7857824310। ठीक है, ये आपको बिलीस करने के लिए आपको यहाँ पर बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, है ना, कहाँ से होगा ये, है ना, कितना फीस लगेगा। और इसमें दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 1 नवंबर से एग्ज़ाम का डेट आपका दे दिया गया है। इसमें 1 नवंबर से फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, एक ही बार हो जाएगा, सारा इसमें हो जाएगा, मैनेज रहेगा आपका, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार से लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी आपको बता दिए भाई साहब, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा से 16 है, याद रखना है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कंठस्थ रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं दोस्तों। तो लोकसभा में दोस्तों सबसे अधिक संघ शासित क्षेत्र का संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश जो हैं, जैसे कि अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है। तो जनसंख्या पर ही निर्धारित किया जाता है कि कहाँ कितना सीट लिया जाएगा। तो लोकसभा के सीट कितने हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में जो लोकसभा के सीट है वो 7 सीट है, और ये सबसे अधिक सीट वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी कभी कभी भंग हो सकता है, अगर वैसी स्थिति होती है तो भंग कौन करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। देखिए, जब कोई आपातकाल आ जाए तो उस समय संसद जो है ना, वो लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ा भी सकती है, और कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए ये मैक्सिमम बढ़ा सकती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा में कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम यानी कि गणपूर्ति, है ना, कोरम यानी कि गणपूर्ति आखिर होता क्या है दोस्तों। कह रहा है इसमें कि पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है, मतलब कि जैसे कि लोकसभा की जो बैठक होती है ना, है ना, उसमें कह रहा है कि कोरम यानी कि कितने लोग उपस्थित होंगे तभी वो लोकसभा चल सकता है। तो 1/10 लोग अगर उपस्थित है, जितने सीट हैं उसका 10वां भाग अगर उपस्थित है लोकसभा में, तब लोकसभा चल सकती है, अन्यथा लोकसभा नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं कोरम। तो कुल सदस्यों का दोस्तों 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र, देखिए कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि जो लोकसभा का जो सदस्य है ना, ये त्यागपत्र देंगे अपने उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं अपना त्यागपत्र किसको संबोधित और समर्पित करेंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष
सॉरी लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना, उपाध्यक्ष नहीं, सॉरी निकल गया, अध्यक्ष को, है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको अपना संबोधित करेंगे। आप एक कमेंट करके हमको बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ना। सभी लोग कमेंट करेंगे नीचे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसमें कम से कम 2 सत्र बुलाया जाता है और दोनों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से के पूर्व भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं दोस्तों कार्यकाल पूरा होने से पहले, है ना। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। तो 5 साल पहले भी कार्यकाल को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय इसको भंग कर सकते हैं। हमको एक जवाब दीजिए आप कि राष्ट्रपति जो ये भंग करेंगे ये अनुच्छेद नंबर कितने में ये लिखा हुआ है, कितने अनुच्छेद के तहत ये भंग करेंगे। कल ही मैंने बताया था। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, है ना। इसी प्रकार से आप लोग को जवाब देते रहना है। ठीक है, जवाब दीजिएगा ना तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो जवाब देना जरूरी है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे विघटन। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो नेता होता है प्रधानमंत्री। बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, लोकसभा में जो अधिकतम जो तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो 20 और इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, कम से कम कम से कम नहीं, अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 ही तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, किसी विशेष दिन। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो हुई थी 13 मई 1952 में। कब हुई थी, 13 मई 1952 में। लोकसभा और राज्यसभा इसी समय आपका गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन स्थापना मैंने अभी आपको बताया था ना, 3 अप्रैल 1952 को इसका स्थापना होता है। और पहली बैठक जो होती है दोस्तों ये 13 मई 1952 को होती है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक ही बार हुआ था आपका। नेक्स्ट है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो बजट पहले जो है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है आपका। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब, तो राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति से संबंधित एग्जाम में कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि इसको कौन नियुक्ति करेगा, मंत्री वाला, है ना। कि जैसे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, है ना, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा। तो ये सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, नीति आयोग अब लाया गया है। पहले तो आपका योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया है। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री होते थे। तो उसी प्रकार से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री ही होंगे आपका। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, जी हाँ, कल आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। 1952 से लेकर के 62 तक रहे थे। लेकिन आज जो सवाल आया कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका होगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी का होगा। और जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था, तो 1947 में भी यही बने थे। 47 से लेकर के 64 तक आपको यही रहे। आपका 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, है ना। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए कि मंत्रिमंडल जो यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो प्रधानमंत्री महोदय ही करेंगे, है ना, क्योंकि ये सबका नेता होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह वर्णित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी बताए थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ये अनुच्छेद कितने के तहत, तो 75 के तहत, है ना, 75 के तहत नियुक्ति की जाती है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो भाई साहब मैंने अभी बता दिया कि प्रधानमंत्री के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 25 साल, मुख्यमंत्री के लिए 25 साल, है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल, ठीक है, मुखिया 21 साल,
अगला सवाल है आपका कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी। बहुत अच्छा सवाल है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी जब ये प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। और इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए थी, तो 30 वर्ष, है ना। अगर प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं अगर वो राज्यसभा से हैं तो कम से कम उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर वो लोकसभा से हैं तो कम से कम उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा वाले भी बन सकते हैं, राज्यसभा वाले भी बन सकते हैं। अगर राज्यसभा से बनेंगे तो उनका उम्र 30 होना चाहिए कम से कम, और लोकसभा से बनेंगे तो कम से कम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। अगला है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो यही थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही थे, है ना। चलिए, आयरन लेडी। अगला प्रश्न है आपका कि एक कार्यकाल में सबसे कम उम्र तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रह पाए थे, सबसे कम समय तक ये रहे थे अभी तक प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके बाद तो 5 साल ये पूरा किए थे अपना कार्यकाल, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन प्रधानमंत्री थे जो एक बार 13 दिन तक मात्र रहे थे। अगला है कि किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो पदभार ग्रहण किया था वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा 2 बार ये बने थे, ये भी याद रखना है, 2 बार। अगला है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे राजीव गांधी, है ना। राजीव गांधी जो थे दोस्तों ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, है ना, जो हमारे बीच आज नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। सबसे कम उम्र राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई, है ना। क्या नाम था, मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। अगला है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल वाले अभी तक प्रधानमंत्री यही रहे हैं। अब आगे देखना है कि कौन बनते हैं। अब देखना है आगे पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो विकसित हुआ था वो ब्रिटेन में ही हुआ था, और यहीं से भारत में भी लागू किया गया है। अगर भारत में पूछा जाए कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संघीय शासन प्रणाली जो ली गई है दोस्तों ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, याद रखना है, कनाडा से। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होंगे, है कि नहीं। कौन होंगे, प्रधानमंत्री ही तो होंगे। अगला सवाल है कि कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो जो संसद का सदस्य रहेगा वही तो मंत्री परिषद का सदस्य होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। जो संसद का सदस्य होगा, है ना, वही तो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई साहब एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग बिलीस करना चाह रहे हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिलीस की वैकेंसी आने वाली है, लाइब्रेरी साइंस की बिहार में वैकेंसी आने वाली है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ठीक है, इसमें कितना फ़ी लगेगा, 15 अक्टूबर तक इसमें लास्ट डेट है, आप कर सकते हैं, है ना। 15 अक्टूबर के बाद आपका 21-22 सेशन वाला नहीं होगा, ये बैक डोर से आपका इसमें हो रहा है। 15 तक डेट है। 1 नवंबर से आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। 1 नवंबर से एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का एग्ज़ाम एक ही बार हो जाएगा, और दिसंबर तक आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपका लाइब्रेरियन का, उसमें आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगला सवाल। प्रश्न है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। बताइए, मंत्री जो परिषद होते हैं दोस्तों, इसके जो सदस्य होते हैं, इसे गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, है ना। किसके सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अगला है कि मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों, वो मंत्री परिषद में
3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाले मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे कि आपका गृह मंत्री जिनको हो गया, रेलवे मंत्री हो गया, ये सब कैबिनेट मंत्री होते हैं आपका, ठीक है। और फिर होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपको कैबिनेट आपका मंत्री लोग होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न चलते हैं कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं और सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति होते हैं आपका। चलिए अगला है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो उसके लिए 6 माह तक है आपका। 6 महीना तक अगर आप किसी भी, जैसे लोकसभा राज्यसभा का अगर आप सदस्य नहीं हैं फिर भी आप मंत्री बने रह सकते हैं। और लेकिन कितने दिन तक? 6 माह तक। 6 माह तक आप सदस्यता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आप फिर मंत्री रहिएगा, नहीं तो 6 महीने के बाद आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 6 माह। और बिना बताए अगर आप 60 दिन तक अनुपस्थित हैं तब भी आपको सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? देखिए 74 में भी मंत्री परिषद है और 75 में भी मंत्री लोग हैं आपका, ठीक है। 74 और 75 दोनों में मंत्री है, लेकिन 75 में क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है और 74 में मंत्री परिषद का वर्णन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं वो अपने आचरण के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ की बात कर रहा है, राज्य की नहीं बात कर रहा है, संघ की बात कर रहा है। तो संघीय जो मंत्री परिषद होंगे वो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात, जी हाँ आज़ादी के बाद, मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में, और किसके खिलाफ आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? देखिए मंत्री परिषद से अगर कोई मंत्री है, आप मंत्री हैं और त्याग देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे भाई साहब? तो राष्ट्रपति महोदय जी को दे देंगे अपना त्यागपत्र कि हम इस पद से त्यागपत्र देना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका कि भारतीय गणराज्य में, है ना, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? देखिए तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी जो प्राधिकार होता है वो मंत्री परिषद ही होता है दोस्तों, है ना, मंत्री परिषद। अगला है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्री परिषद था, है ना, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तुरंत तो हमारा संविधान नहीं बना था ना, संविधान बनने में आपको 2-3 साल लगा था। तो जब हमारा भारत तो आज़ाद हो गया आपको 15 अगस्त 1947 को ही, और उस समय जो प्रथम मंत्री परिषद का जो गठन हुआ था उसमें टोटल 36 मंत्री थे आपका, है ना। कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे, है ना। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? और ये जो 36 मंत्री थे ना, 36 जो प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे, और ये जो 36 थे इसमें एकमात्र महिला थी और उनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर, है ना, राजकुमारी अमृता कौर। आपको कमेंट करके बताना है कि राजकुमारी अमृता कौर जो थी इसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें टोटल 36 मंत्री थे, और उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार बीपीएससी वगैरह में भी पूछा गया है आपको, ठीक है, और इस बार भी लगता है इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री, अब बताइए कि प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री के बारे में भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये जो राजकुमारी अमृता कौर थी एकमात्र महिला, इसके बारे में भी एग्जाम में आ चुका है। कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
है ना। तो B.R. अम्बेडकर के बारे में भी याद रखिएगा, प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो जितने रियासत थे देश में उनको शामिल किया था अपने देश में, ठीक है। तो वो थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला जो मंत्री था, इसको भी आप याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए यहाँ भी आ चुका है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये भी वल्लभ भाई पटेल, और प्रथम उप प्रधानमंत्री तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों आपको, पटेल जी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, अगर ये प्रधानमंत्री अगर बन जाते ना तो आज देश का सूरत ही कुछ अलग होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, बताइए। दो उप प्रधानमंत्री, तो वो थे मोरारजी देसाई, है ना। उप प्रधानमंत्री की चर्चा ऐसे हमारे संविधान में नहीं की गई है ना, लेकिन ये दो उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय। अगला है कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, तो लोकसभा का विरोधी दल का पहले मान्यता प्राप्त जो नेता थे वो थे राम सुभग सिंह, है ना, राम सुभग सिंह। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। देखिए 250, 300, 400 लोग लाइव रहते हैं और लाइक मात्र 90, 95, 100, क्या बात है बताइए, है ना। लाइक करने से भी कतराते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे, तो विपक्ष में प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। कौन थे, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य। देखिए इस प्रकार का सेशन करने का मतलब है ना कि कम समय में अधिक प्रश्नों को हम याद कर लें, कम समय में अधिक प्रश्नों को हम रिवीजन कर ले, अपने दिमाग में सेट कर ले, ठीक है, कम समय में, है ना। मात्र 40 मिनट 35 मिनट में 150 200 प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट कर ले, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जब 1 महीना बचेगा ना तो फिर से ऑब्जेक्टिव चलेगा। पीछे हम 87 टेस्ट ले चुके हैं, नहीं देखे तो आप जाकर के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए ना, वहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव ही करवाया गया था। प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार प्रधान शिक्षक आपको प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से आप सारा टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का है आपको करवाया गया है, DLED का करवाया गया है, बहुत सारा चीज़ करवाया गया है। करेंट अफेयर बहुत सारा करवाया गया, बिहार से संबंधित करेंट अफेयर बहुत करवाए हैं, फिर से हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी बहुत समय है ना। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो अध्यक्ष महोदय देंगे उपाध्यक्ष को। किसको देंगे, अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। और उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे, बस अदला बदली कर लेते हैं, है ना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, ठीक है, अदला बदली मार लिया अपना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, तो किसी भी विधेयक को जो धन विधेयक होने का जो निर्णय करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, तो वो है ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला, ठीक है, याद रखिएगा। एक सवाल हमको कमेंट करके बता दीजिए, है ना, वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं और वर्तमान में जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, दोनों का नाम कमेंट करके बताइए, है ना। काफ़ी सिंपल सवाल आप लोग से पूछे हैं और सिंपल ही पूछते हैं, है ना, कि भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है और भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है। मैं आप इसका जवाब दूंगा, पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगला है प्रश्न कि लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, लोकसभा का पिता किसको कहते हैं भाई, तो GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ठीक है। और ये मतलब जब ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यही थे आपको लोकसभा के, और लोकसभा के जब ये अध्यक्ष थे तो ये मतलब कि अध्यक्ष रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग की थी, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो थे दोस्तों, ये ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप लोकसभा के अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दिए थे। देखिए नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में कल एक सवाल आप लोग से पूछा गया था। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में क्या पूछा गया था दोस्तों, कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति यही थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, N संजीव रेड्डी भी इनको कहा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है प्रश्न कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो दिवंगत मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी, वो थे आपको जीवी मावलंकर जी ही। अभी आपसे सवाल हम ये किए थे कि अभी वर्तमान में, है ना, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? है ना, राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। नहीं याद है, लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई? तो श्री जगदीप धनखड़। क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़, धनखड़, ठीक है। श्री जगदीप धनखड़ वर्तमान में क्या है? तो उपराष्ट्रपति, है ना। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। चलिए दोस्तों, तो आज हम इतना ही रह दे देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। टेस्ट नंबर 4 यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और इसी प्रकार से आपकी क्लास निरंतर चलते रहेगी। और जब डिजिटल आ जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लास चलेगी। जो लोग हमारे नए साथी हैं, अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए ना, देर किस बात की, है ना, देर किस बात की। मात्र 351 चार्ज है, आप इस नंबर पे कर दीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सभी पीडीएफ पीछे वाला जितना हुआ है ना, लगभग 150 125 पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। आप तो उतना पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा हमको नहीं पता, लेकिन आपको हम सभी देंगे। जो जितना भी क्लास हुआ है सभी आपको दे दिया जाएगा। पीछे वाला सभी वीडियो मिल जाएगा, है ना। लाइव क्लास डेली मिलेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, तैयारी अलग से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं दूसरे चैनल देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमारा नंबर है 7857824310, यानी कि 7857824310। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप है, यही नंबर हमारा गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, सब चीज़ है, ठीक है। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो कैरियर परिवार। हमारे यूट्यूब का नाम क्या है? कैरियर परिवार। इससे आप जुड़ जाइए हमारे परिवार से, और परिवार का एक सदस्य बन जाइए। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है ना। और वहाँ पर डेली क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो सीटेट की भी तैयारी होती है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, तो आप यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं सीटेट के लिए और तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे हम कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।